हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं कुंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्रेपवेल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स पोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चैप्टर का नाम है मोशन, जो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों रेस्ट, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द, और उसके बाद हम पहले हम बात करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम। कब आप कहोगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? सबसे पहली बात, आप कैसे डिसाइड करते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन? कोई चीज रुकी हुई है या चल रही है, आप ये कैसे डिसाइड करते हो? तो सिंपल सा फंडा हमारा है कि जो ऑब्जेक्ट नहीं रुकी हुई किसी जगह पे, अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, इसका मतलब रेस्ट पे है। और कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन लगातार बदल रही है तो ये मोशन में है। डेफिनेटली एकदम सही है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा सिर्फ ये कह देना कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे है, ये गलत है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे हम मोशन कह सकते हैं, ये भी कहना गलत है। तो जरा देखिए रेस्ट है क्या, एक्चुअल रेस्ट क्या है। अभी फिलहाल आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा होगा दोस्तों। ये फिलहाल ये व्हाइट बोर्ड इस दीवार के साथ लगा हुआ है, यानी अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। तो सबको ये लग रहा होगा कि ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पे है। मुझे भी लग रहा है रेस्ट पे है, पर थोड़ा ठहरिए, अभी मैं आपको और फील कराता हूं क्या सच में ये रेस्ट पे है। हम कहां हैं? तो हम अर्थ पे रहते हैं। ये कमरा जहां पे ये स्टूडियो, जहां पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्या वो अर्थ पर है? हाँ, डेफिनेटली अर्थ पे है। क्या हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है? आप बोलोगे यस, हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है और अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमता है, यानी हमारा अर्थ मोशन में है। अब सोच के देखिए, अगर किसी चलती हुई चीज पे कुछ रखा जाए तो क्या वो रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? तो आपका जवाब मुझे मालूम है आप क्या कहने वाले हो। आप कहने वाले हो कि डेफिनेटली सर ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो क्या ये व्हाइट बोर्ड मोशन में है? क्या मैं कह दूं कि ये व्हाइट बोर्ड मोशन में है? डेफिनेटली ये व्हाइट बोर्ड मोशन में है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, दिख तो नहीं रहा मुझे चलता हुआ, पर आपने कैसे कह दिया कि मोशन में है? तो दोस्तों रेस्ट एंड मोशन, दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है मोशन। रेस्ट एंड मोशन, जिसे हम लोग गति कहते हैं। दोस्तों ये रेस्ट और मोशन, ये दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर अर्थ पे रखा हुआ हर चीज, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो ट्री हो, ये सब रेस्ट पे होंगे या सब मोशन में होंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग को देखें, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना सराउंडिंग नहीं बदल रहा तो हम उसे रेस्ट कंसीडर करते हैं। क्या ये व्हाइट बोर्ड अभी फिलहाल मेरे सराउंडिंग में है? तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली। तो क्या इस व्हाइट बोर्ड का सराउंडिंग बदल रहा है? नहीं बदल रहा। बदल क्या रहा है? टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए दो चीजों का बहुत जरूरी है, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है टाइम, पहला क्या है दोस्तों? टाइम। और दूसरा क्या है? सराउंडिंग। क्या है दोस्तों? सराउंडिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ये दो चीजें लगातार बदलें, अगर टाइम भी बदल रहा हो, सराउंडिंग भी बदल रहा हो, तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर टाइम बदल रहा हो और ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग ना बदले, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है ना, अगर वो नहीं बदल रहा, तब हम उसे कहते हैं रेस्ट। क्लियर है? क्या ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पे है? हाँ रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे इस व्हाइट बोर्ड का सराउंडिंग फिलहाल मैं हूं, मेरे सराउंडिंग में ये व्हाइट बोर्ड है, हम दोनों का सराउंडिंग नहीं बदल रहा, तो दैट मीन्स हम क्या है? रेस्ट पे है। और क्या बदल रहा है?
टाइम बदल रहा है। अगर मैं कह दूं कि मैं लगातार यहां से यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो क्या मेरा सराउंडिंग बदल रहा है? डेफिनेटली मेरा सराउंडिंग बदल रहा है, साथ के साथ टाइम भी बदल रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर सराउंडिंग बदले, साथ में टाइम भी बदले, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मोशन पे है। क्या हमारा घर रेस्ट पे है? हमारा घर जहां हम रहते हैं, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन में? तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? हम देखेंगे टाइम एंड सराउंडिंग। बचपन से लेकर अब तक हमारे घर का एड्रेस वही है, यानी सराउंडिंग वही है, बस बदला क्या? टाइम बदला। तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हमारा घर रेस्ट पे है, घर के गार्डन में लगा हुआ पेड़ रेस्ट पे है। और अगर कोई एस्ट्रोनॉट, क्या कोई हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर खड़ा है, मान लो स्पेस में खड़ा है और वहां स्पेस से देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा? उसे दिख रहा है अर्थ घूम रहा है। तो दैट मीन्स उसे हमारा घर भी मोशन में दिखाई देगा, उसे हमारे घर के बागीचे में लगा हुआ ट्री भी मोशन में दिखाई देगा। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। ये एक रेलगाड़ी है दोस्तों, ठीक है? इस रेलगाड़ी के डब्बे में, इस कंपार्टमेंट में आप यहां बैठे हुए हो विंडो के सीट पे। आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन हो रखी है, सीट कंफर्म है, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, आराम से सीट पे बैठे हैं। और ये ट्रेन किसी स्पीड से चली जा रही है। तो क्या आप दोनों अभी रेस्ट पे हो? यस, मेरे रेफरेंस में आप और आपके रेफरेंस में मैं, हम दोनों का सराउंडिंग फिलहाल वो कंपार्टमेंट है। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर उस ट्रेन के बाहर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसे क्या दिखाई देगा मेरे दोस्तों? कि ये ट्रेन लगातार जा रही है, आगे जा रही है किसी स्पीड से। तो उसे हम दोनों कैसे दिखाई देंगे? आगे चलते हुए दिखाई देंगे, यानी टाइम के साथ साथ वो हमें आगे चलता हुआ देखेगा। इसका मतलब उसके लिए क्या है? उसी के लिए, बाहर जो खड़ा है उसके लिए हम दोनों जो फिलहाल रेस्ट पे थे, वो उसे मोशन में दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। ये क्या है? ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। किसी के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो किसी के लिए मोशन पे होगा। डिपेंड करता है हमारा ऑब्जर्वर, देखने वाला कहाँ है। अगर देखने वाला सिस्टम से बाहर है तो ये ऑब्जेक्ट उसे मोशन में दिखाई देगा। अगर वही ऑब्जर्वर खुद गाड़ी के अंदर खड़ा हो जाए और फिर उसे देखें तो उसे कैसा दिखाई देगा? वो रेस्ट पे दिखेगा। तो होप आप लोगों को रेस्ट और मोशन के बारे में मालूम हो गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे रेस्ट क्या है दोस्तों, ठीक है, तो रेस्ट क्या है आप बोलोगे? सिर्फ दो चीजें देखनी है रेस्ट और मोशन के लिए। क्या देखना है? टाइम, सराउंडिंग। टाइम सेम, टाइम डिफरेंट, टाइम लगातार, टाइम तो हम रोक नहीं सकते, टाइम लगातार बदल रहा हो, बट सराउंडिंग सेम। तो रेस्ट, सराउंडिंग भी बदल रहा है, हमारे आसपास का लोकेशन बदल रहा है और टाइम भी बदल रहा है, तो इसका मतलब मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट और मोशन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाकई मोशन में है तो हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कई टाइप के हो सकते हैं, कई सारे टाइप के हैं। पहला है हमारा ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा कहते हैं कर्विलिनियर, कर्विलिनियर। ओके। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधे चल रहा है तो हम लोग कहते हैं वो कौन सा मोशन कर रहा है? कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी से हम लोग सिंपल समझते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी बॉडी के साथ, ऑफ
कोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी पूरी बॉडी होगी, तो पूरा का पूरा बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे मोशन को मेरे दोस्तों ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं। अगर वो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी सरल रेखा में गति। कर्वलिनियर का मतलब, सोचिए कि ये कोई सड़क है ऐसे, और यहां पर कोई कार जा रही है, तो क्या कार का पूरा बॉडी नहीं मूव कर रहा है, पूरी की पूरी कार एक डायरेक्शन में जा रही है, कर्व लेते हुए, घूमते हुए जा रही है, तो दैट मींस कौन सा मोशन है, कर्वलिनियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्वलिनियर मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में वक्रता गति भी कहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर वक्र यानी कर्व फॉर्म में जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्वलिनियर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रोटेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है दोस्तों। रोटेटरी मोशन हो गया हमारा, ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। उसके बाद हमारा वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन हो, ऐसे कई सारे टाइप्स ऑफ मोशन है, कई सारे हमारे मोशंस के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर मोशन भी है। तो मोशन कई टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, कई टाइप के मोशन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं जिसको आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा है। बात करते हैं रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब जो अपने एक्सिस पर घूमे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। अर्थ क्या करती है दोस्तों, ये हमारे सन, और ये सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में हमारा अर्थ क्या करता है, किसी एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन कैसे चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस पर घूमता भी है और आगे भी घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स डिस्टेंस पे लगातार गोल गोल घूम रहा है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर मोशन, यानी गोल गोल घूमने वाला, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमना, किसी फिक्स डिस्टेंस, किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के अलोंग घूमने वाले पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ कौन सा मोशन करता है दोस्तों, तो आप बोलोगे ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आपका कमरे का फैन के जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कई सारे एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ में देख रखे होंगे अपने। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी, अर्थ सर्कुलर मोशन भी करता है, साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमता है। अपने एक्सिस में घूमने के कारण दिन और रात होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटरी। एग्जाम्पल एक और है, लट्टू नचाया है ना, बचपन में जरूर लट्टू नचाया होगा। तो लट्टू क्या करता है, लोहे की गूंज जो होती है ना बीच में, उसी के अराउंड घूमता है। तो स्पिनिंग ऑफ टॉप क्या कहते हैं, स्पिनिंग ऑफ टॉप इज एग्जाम्पल ऑफ अ रोटेटरी मोशन। अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना रोटेटरी मोशन है, ठीक है। पंखे का अपने फिक्स पॉइंट पे घूमना, पंखा बीच से कहीं जुड़ा होता है ना, तो वो लगातार अपने एक्सिस पे घूम रहा है, वो एक रोटेटरी मोशन है। पार्क में आपने एक झूला देखा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड कहते हैं, जो गोल गोल घिरनी की तरह घूमता है, वो भी क्या है, एक हमारा रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का मतलब जैसे ही दिमाग में आता है ऑसिलेटरी, तो सबसे पहले ये घड़ी वाला घंटा दिखाई देता है। क्या ये क्या है, पेंडुलम। सो क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अगर इस पेंडुलम को मैंने यहां से खींचा और छोड़ा, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये पेंडुलम अपने क्या है, मीन पोजीशन के आगे और पीछे घूमता है। सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम कौन सा मोशन करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पॉइंट के आगे पीछे मूव करे, इसको कहते हैं इंग्लिश में टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेट करना,
क्या करना, ऑसिलेट करना। सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन। फिर बात करते हैं पीरियोडिक। नाम से ही मालूम है पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। क्या ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है? डेफिनेटली। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन का भी एग्जांपल है। पीरियोडिक का मतलब एक वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे बार बार अपने पाथ को रिपीट करे। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पाथ को बार बार एक फिक्स इंटरवल पर क्या करे, कंप्लीट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी गति को हम लोग पीरियोडिक यानी क्या कहते हैं, इसको हिंदी में आवर्तीय गति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम लोग, आवर्तीय गति भी कहते हैं। क्या अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना आवर्तीय गति है? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना कौन सी गति है, जरा बताइए। ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में आवर्तीय गति है, तो आप आवर्तीय गति पे भी टिक मारोगे। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे। अगर सर्कुलर मोशन दे रखा हो, आवर्तीय गति दे रखा हो, तो आप सर्कुलर मोशन पे। हालांकि ऐसा कंफ्यूजन को आंसर ऑप्शन कभी नहीं आते हैं। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। हमारा क्या है, वो उपग्रह है, हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ क्या है हमारा, एक नेचुरल सैटेलाइट है सन का। ऐसे कई सारे सैटेलाइट हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी गति को हम लोग आवर्तीय गति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे कंप्लीट करे, उसे हम आवर्तीय गति कहते हैं। अब एक आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, कंपन गति। सो क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, इसे कहते हैं कंपन गति। क्या कहते हैं, कंपन गति। आपने गिटार, सितार, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो बजाते हैं ना, जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप उसके तार को छेड़ते हो यानी प्लग करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो साउंड क्रिएट करते हैं। वो साउंड क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि वो वायर है ना, बहुत तेजी से अपने पॉइंट पे वाइब्रेट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। तो ऐसे ध्वनि यंत्र जिनमें तार लगे हों, वो कौन सी गति करते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं वाइब्रेटरी मोशन कहलाते हैं। लास्ट हमारा सर्कुलर मोशन जो हम लोगों ने बात कर लिया था, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स रेडियस वाले पाथ पे, किसी फिक्स डिस्टेंस पे लगातार घूम रहा हो, गोल गोल घूमे, उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई सारे मोशंस हैं। और मोशंस क्या होता है पता है ना, मोशन का मतलब मुझे दो चीज देखनी है, सराउंडिंग एंड टाइम। किसी भी इनमें से किसी भी एग्जांपल को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आपको मालूम चलेगा ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग भी बदल रहा होगा और टाइम भी बदल रहा होगा, चाहे कोई सा भी मोशन हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मोशन। और ये मोशन के टाइप्स है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है हमारा क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी इसको कहते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट साथ के साथ बता दूंगा मैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन। देखिए दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस इन दोनों को एकदम डिफरेंट बना देता है। उन दोनों का छोटा सा डिफरेंस इन दोनों को बहुत डिफरेंट कर देता है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक पॉइंट बी है। ये हमारा दोस्त है जिसका नाम है, ये मेरा एक दोस्त जिसके पास सिर्फ एक ही बाल है। तो बताइए नाम क्या होगा इसका, अ पर्सन हैविंग वन बाल, इसका नाम क्या है, इकबाल। ठीक है, इकबाल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले। ए पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट उनका घर था, बी पॉइंट उनका ऑफिस था। तो घर से ऑफिस जाने में उन्होंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। हमने क्या कहा,
घर से ऑफिस तक का जो बीच का जो रास्ता है ना, ये जो सड़क उन्होंने कवर किया है, अगर इस सड़क को मैं मेजर कर लूं तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ आई है किसकी, पाथ की लेंथ आई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस क्या होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं टीपीएल, शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, टीपीएल। टीपीएल का मतलब टोटल पाथ लेंथ। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसकी जो लंबाई है, उस पाथ की लंबाई उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है। यानी ए से, यानी घर से ऑफिस तक की सड़क की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, वो 4 किलोमीटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश ज्यादा यूज कर दिया है यहां पे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनिशियल का मतलब जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ए। फाइनल पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, बी। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो पाथ लेंथ है वो कितना है, 4 किलोमीटर। फिलहाल इस सिचुएशन में डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर है। क्लियर है? फिर से सुनिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा ना दोस्तों वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस। मेरे घर से मेरे ऑफिस तक का डिस्टेंस, तो मैं अपने घर से ऑफिस तक के बीच की जो सड़क है, अगर मैं उस सड़क को मेजर करूं, जितनी सड़क की लंबाई होगी वो कहलाएगी मेरे द्वारा चली गई दूरी। मेरे घर से मेरे ऑफिस तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता, वो कहलाएगा हमारा विस्थापन। यानी इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मेरे दोस्त का घर था जो पॉइंट ए पर है, ए से और बी पॉइंट पे उनका ऑफिस है। तो घर से ऑफिस जाने के 2-3 रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, दिखाता हूं मैं कैसे। घर से ऑफिस तक जाने का एक सीधा रास्ता जो 4 किलोमीटर का था। एक रास्ता होता है कैसा, एक रास्ता है क्या, पहले ए से जाता है कहां पर, सी पॉइंट पे, एक चौराहे पे जाता है, चौराहे पर गया, 2 किलोमीटर दूर चौराहा है घर से, वहां किसी से मिलता है, अपने किसी दूसरे दोस्त से। मिलने के बाद फिर ऑफिस की तरफ दोनों निकलते हैं साथ में। पहले अपने दोस्त से मिलने के लिए वो सी पॉइंट पे पहुंचा, 2 किलोमीटर। फिर इस चौराहे से ऑफिस की तरफ चला, वो कहां, बी पॉइंट पे, और जहां उसका ऑफिस था सी पॉइंट से चौराहे से ऑफिस तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। देखिए पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है हमारा इकबाल ऑफिस ही पहुंचता है, लेकिन दोनों सिचुएशन में कुछ रास्ता ट्रैवल करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इकबाल ने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट कंडीशन में, तो आपका आंसर होगा टोटल पाथ लेंथ। घर से ऑफिस के बीच की सड़क की लंबाई कितनी थी दोस्तों, 4 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड पाथ को जब इकबाल फॉलो करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो टीपीएल, टोटल पाथ लेंथ, पहले घर से कहां पहुंचा, चौराहे पर, 2 किलोमीटर। चौराहे से फिर ऑफिस, यहां लिख देता हूं मैं ऑफिस, चौराहे से ऑफिस कितना, 5। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 ये प्लस 5 ये, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों ही सिचुएशन में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले वाले सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। घर, इनिशियल, ऑफिस, फाइनल, उनके बीच का डिस्टेंस 4। क्या 4 और 7 में छोटा कौन सा है,
तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर। तो सबसे छोटा पाथ जो होगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। देखो यहां डिस्टेंस ट्रेवल करते समय कोई डिस्टेंस का ध्यान नहीं, कोई भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं है, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है पहले ए से चला जाए, वो अपने दोस्त से मिले, दूसरे दोस्त से, फिर वहां से चला गया पार्क में, पार्क से घूमता हुआ फिर ऑफिस आ रहा। तीसरा पाथ, पहले दोस्त से मिलने गया, ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, ए बी सी ले रखा था, ये डी मान लीजिए, ये ई पॉइंट मान लीजिए। पहले यहां से कहां गया, अपने दोस्त से मिलने के लिए 3 किलोमीटर आगे गया, काफी टाइम है इसके पास, वेला बंदा है। फिर डी से ई पर पहुंचा, यानी ऑफिस से फिर चला गया पार्क, चलो घूम के आते हैं, वहां 2 किलोमीटर और घूम के आया। ऑफिस से पार्क से फिर ऑफिस आ रहा है 5 किलोमीटर। तो जरा बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपका आंसर होगा 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये क्या है दोस्तों, ये आपका डिस्टेंस है। लेकिन इन तीनों में से पूछा जाए, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, अब बात करते हैं थोड़ी बेसिक, थोड़ी जानने वाली बातें, इतनी डिटेल में आपको नहीं जानना, बस आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट जाए और जाते वक्त जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कहलाता है टोटल पाथ लेंथ, वो कहलाता है उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। और जो सबसे छोटा रास्ता होगा दोस्तों वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोलेंगे तो एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है। मान लीजिए ये 100 मीटर एक लंबा पुल है, स्विमिंग पूल है, और यहां से एक बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। यहां से डाइवर ने, उस बच्चे ने जंप लगाया और ए से बी तक पहुंचा। तो जरा बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों। आपका आंसर होगा 100 मीटर। आपसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, इतना क्यों लिखे हम लोग, यहां लिखते हैं विस्थापन कितना है दोस्तों। आपका आंसर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। अगर मैं बोलूं अब ये ऑब्जेक्ट बी से घूमकर, ये लड़का था बी से घूमकर वापस ए पॉइंट पर आया, अब फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों। तो 100 मीटर जाने में, 100 मीटर आने में, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, दिस इज 200 मीटर। अगर आपसे बोला जाए विस्थापन कितना हुआ, यही समझाना था मुझे, इस पे लगाओ टिक और याद रखेंगे विस्थापन जहां से चला वहीं पर आकर खड़ा हो गया। चला कहां से, ए से, गया कहां बी, फिर घूमकर कहां आ गया ए पर। तो जहां से चले इनिशियल और फाइनल पॉइंट अभी सेम हो गया, तो विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं। देखो दोस्तों, मैं आपका टाइम इस पे इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर आपकी फिजिक्स का बेसिक बहुत क्लियर है तो फिजिक्स आराम से होगा। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस हमारे पास दे रखा गया है 10 मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 मीटर। एक बच्चा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है दोस्तों, ए पॉइंट से चला और घूमकर वापस ए पॉइंट पर आ गया। तो जरा बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की उसने, क्या बोलने वाले हो, डिस्टेंस निकाला है ना। तो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, यानी 2 पाई आर। अब आपको सॉल्व करना आता होगा। 2 पाई की वैल्यू अभी 3.14 रखिए और आर हमारा 10 था। क्लियर है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, यानी ये कितना हो जाएगा, ठीक है 62.8 मीटर। ओके, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से चला वापस घूमकर कितना आ गया, ए पर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि जो बच्चा है, जो पर्सन था, वो ए से चला और घूमता हुआ बी पॉइंट पर आ गया, अब बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। अब जरा बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो आप बोलोगे डिस्टेंस जो है सर वो सर्कल का हाफ है, इस सर्कल का क्या हुआ, हाफ। तो डिस्टेंस हो गया इसका, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2 पाई आर, टोटल सरकमफ्रेंस क्या था हमारा 2 पाई आर, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा पाई आर। रेडियस हमें मालूम है, रेडियस क्या था, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई विद 10, आंसर क्या हो जाएगा 31.4 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, तो विस्थापन हमारा हो गया हाउ मच, रेडियस 10। अगर ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल और फाइनल का सबसे छोटा डिस्टेंस यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर हो जाएगा डायमीटर के, और ये क्या लिखोगे 20 मीटर। होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात मालूम हो गई। अभी कुछ छोटी छोटी नोट करने वाली बात बताऊंगा मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल, एकदम आपको फिजिक्स के हर टॉपिक बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान लास्ट तक देखेंगे। ये आप लोगों को प्लेन पे डायरेक्शन मालूम होते हैं, ये नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। मान लो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, और मैंने कहा पहले 5 किलोमीटर आप ईस्ट, 5 किलोमीटर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलिए। चलिए 5 किलोमीटर हम लोगों ने ले लिया, मान लो हमारा O से A तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था। फिर मैंने बोला 4 किलोमीटर राइट मुड़ जाइए, 4 किलोमीटर, अभी आप यहां खड़े थे, राइट की ओर मुड़े यानी ईस्ट डायरेक्शन में, हाउ मेनी डिस्टेंस 4 किलोमीटर। कहां पहुंचे, 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पॉइंट C पर पहुंचे। तो आपसे अगर पूछा जाए दोस्त कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, TPL, टोटल पाथ लेंथ 5 + 4, आंसर इज 9 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए बताइए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा। तो क्या मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक समकोण दिख रहा है, हाँ, तो क्या मैं ये कर्ण की लंबाई निकाल सकता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, OC का स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो OA का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60, ये हमारा आ जाएगा रूट। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो डिस्टेंस होगा डेफिनेटली इससे कम होगा, नहीं विश्वास 41 का रूट निकाल के देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ बात बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट, कई बार आपसे पूछ लिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, ये बात नोट करके लिख लें, नोट में लिख लें, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होता है दोस्तों वो हमेशा, विस्थापन दूरी से हमेशा कम रहेगा, हमेशा कम होगा, या फिर दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी के बराबर होगा। कह सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। विस्थापन कभी भी, दिमाग में डाल लो, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
अधिक से अधिक क्या हो सकता है, वो दूरी के बराबर हो सकता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया था ना कि 100 मीटर स्विमिंग किया था, तो डिस्टेंस भी सेम था, डिस्प्लेसमेंट भी सेम था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। और छोटी बातें कुछ और हैं। विस्थापन जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। विस्थापन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इनफैक्ट जीरो भी हो सकती है। जीरो का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, पॉजिटिव का भी एग्जांपल आपको दे दिया है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव का एग्जांपल 100 मीटर आगे गए और 200 मीटर पीछे आ गए। देखो ध्यान से, यहां से मैं 100 मीटर आगे गया, 100 मीटर तक, ए से चला बी पॉइंट पे पहुंचा, डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 100 मीटर। अगर मैं कह दूं इस पॉइंट से मैं वापस 200 मीटर पीछे चला आया, 200 मीटर, तो बताइए विस्थापन कितना हुआ। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्तों। तो विस्थापन जो है ये भी नोट करने वाली बात है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन दूरी जो डिस्टेंस है, दूरी कभी भी नेवर, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस होगा ही होगा, अब चलेगा नहीं तो अलग बात है। अगर ऑब्जेक्ट चला है तो याद रखिए कुछ तो होगा, लेकिन होगा जरूर, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दो बातें हमेशा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अच्छा, एक और बात कर सकते हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। क्या? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पता है ना स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं ना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ नंबर हो। मैं 5 किलोमीटर चला, अब आप पता लगाते हो मैं 5 किलोमीटर कहां चला, आप सोचते रह जाओगे मैं कहां चला। लेकिन अगर मैं बोल दूं 5 किलोमीटर ईस्ट चला, 5 किलोमीटर ईस्ट चला, इसका मतलब नंबर भी है, डायरेक्शन भी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है, हमारी विस्थापन, ये क्या है दोस्तों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, ऑप्शंस आ सकते हैं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। होप आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टर्म क्यों है और दूरी विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे बेस। न्यूमेरिकल तो आपको ऐसा सिखाऊंगा दोस्तों कि आप हमेशा याद रखोगे क्या किसी ने पढ़ाया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गति। और वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं दोस्तों वेग। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा दिखते थे, वैसे ही आपकी गति और वेग एकदम सेम है, लेकिन कुछ छोटा सा डिफरेंस जो इन दोनों को एकदम डिफरेंट बनाएगा, और वो क्या है? वही स्केलर और वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। स्पीड, जितने बच्चे तैयारी करते होंगे सबको मालूम होगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमारे खून में बस गया है ये फॉर्मूला,
पता नहीं फिजिक्स कब, पता नहीं कब से हम लोग मैथ में इसको बचपन से करते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फिजिक्स में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा, हालांकि डेफिनेशन तो आपसे कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आप जान लीजिए क्या होता है। आपको कोई कह दे स्पीड को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं कभी भी याद करने के पक्ष में नहीं होता। कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोल सकता कि आप लर्न कर लो। फॉर्मूला याद है? डेफिनेटली याद है। तो डिस्टेंस, इस लाइन को पढ़ते हैं दोस्तों पर यूनिट। क्या पढ़ते हैं? देखो ध्यान से, आप तो खुद बोलोगे क्या होगा। इस लाइन को पढ़ते हैं पर यूनिट डिस्टेंस, फिर इस लाइन को पढ़ो, फिर इसका नाम ले लो। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, कितने टाइम में, ये आपकी स्पीड बताता है। मैंने कहा मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसका मतलब क्या होगा, 10 मीटर का डिस्टेंस मैं 1 सेकेंड में कवर करता हूं। मेरी स्पीड अब 20 मीटर पर सेकेंड होगी, बहुत हो गया, 1 सेकेंड में 20 मीटर। मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर, 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर चलता हूं। तो डेफिनेटली क्या है, ये मेरी स्पीड है। इससे मुझे एक इमेजिनेशन हो रहा है कि कोई चीज चल रहा है। तो कोई कह दे स्पीड क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, कितनी दूरी आप तय करते हैं कितने समय में, ये आपके गति को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है दोस्तों? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा कि मेरे कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप अंदाजा लगाओ किधर जा रही है मेरी कार। आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, मैं क्या, कोई नहीं बता सकता कि 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो कहां जा रही है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बताया नहीं। जब डायरेक्शन नहीं बताया तो हम कैसे कह सकते हैं किधर जा रही है। तो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ नंबर है। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ नंबर हो, याद करो क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए मैंने लिखा क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। याद करने के लिए कुछ नहीं है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, कहानी खत्म। अब इसका फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला। अब बात आती है यूनिट। स्पीड को हम लोग मेजर किसमें करते हैं, तो पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, एसआई सिस्टम, हमेशा एसआई सिस्टम का फॉलो करें। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस कोई लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर। टाइम को हमेशा किस में लेते हैं, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, या इसको लिखते हैं ms⁻⁻1। क्लियर है? तो स्पीड हमें मालूम चल गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम कितने टाइम में, ये किसी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एक चीज और, स्पीड 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और एक को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम लोग एक और नाम, एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। देखिए सारे से टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखिए, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, क्या कहते हैं, एक समान गति, विसमान गति, ठीक है, और ये क्या होता है, औसत गति। यूनिफॉर्म, जैसे ही ये वर्ड लग जाए यूनिफॉर्म मतलब एक समान। अगर मेरी कार लगातार पूरी जर्नी, मान लो मैं एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से अमृतसर जा रहा हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, और पूरी जर्नी मेरी गाड़ी की स्पीड एक जैसी रही, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब मेरी गाड़ी की स्पीड कैसी है, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी है, यूनिफॉर्म। लेकिन वहीं सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो कभी मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा भी होगी, कभी कम भी होगी। कभी मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा बहुत कम समय में, यानी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, या फिर बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, तो इसका मतलब ऐसे स्पीड को दोस्तों हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। मान लीजिए मैं दिल्ली से अमृतसर जब गया तो मेरी जो जर्नी थी वो एक
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की थी। कभी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, कभी मेरी स्पीड 50 थी, 50 किलोमीटर पर आवर, कभी 60 किलोमीटर पर आवर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने पूरी जर्नी जो है गाड़ी 50 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है, तो जरा बताइए एवरेज स्पीड कितनी हो गई। तो एवरेज निकालना तो सबको आता है, इन दोनों का सम किया हमने, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो कितना आ जाएगा हमारा 55 किलोमीटर पर आवर। हम लोग कहेंगे कि जो मेरी जर्नी थी दिल्ली से अमृतसर के लिए, वो एवरेज, ऑन एन एवरेज 55 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर दोस्तों? तो यहां हमारा स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। क्लियर है? चलिए, तो स्पीड क्या है? स्पीड को हम लोग कहते हैं गति। गति का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये एक क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं वेग। अच्छा, एक चीज और, आपने अपने किसी भी कार, बाइक में देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है दोस्तों, जो हमें बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कितनी स्पीड है, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे आपका बाइक हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो आपसे कई बार पूछा जाता है, नेम वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो किसी ऑब्जेक्ट के, जो किसी वस्तु के स्पीड को मेजर करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। याद रखेंगे सर, स्पीडोमीटर एक डिवाइस है, एक मशीन है, एक डिवाइस है सर। कैसा डिवाइस है? जो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेजर करता है। यहां पर आपका स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा? फिक्स होगा। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। और इस लाइन को क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना विस्थापन किया कितने समय में, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बतलाता है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने यहां डिस्टेंस ना लिखकर क्या लिखा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। इतना ही डिफरेंस था। स्पीड के बारे में बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस, और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो फिक्स डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कहते हैं। v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, तो ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसका मतलब यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम को सेकंड में। इसकी SI यूनिट क्या होती है दोस्तों? मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। कई बार एग्जाम में एक चीज और आता है, मान लो आपसे कह दिया जाए कि मेरी कार की जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में है। कन्वर्ट दिस वेलोसिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन बोल दिया 90 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी। अगर मैं कह दूं इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, व्हाट इज द SI यूनिट? व्हाट इज द वैल्यू इन SI यूनिट? SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो आंख बंद करके 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में हम लोग क्या करना हो? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी का उल्टा कई बार एग्जाम में ये देगा
कि मीटर पर सेकंड बोल दिया जाए और बोला जाए कन्वर्ट दिस स्पीड इन अ किलोमीटर पर आवर दोस्तों, तो मल्टीप्लाई विद द 18/5। ये चीज को नोट कर लेंगे आप लोग। कार की स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर, अगर मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई विद 5/18, 18 5 आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। खत्म। वो वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोच रहे हैं किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1 घंटे में कितने सेकंड होता है 3600 से डिवाइड करो, हट कौन करेगा, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना मीटर पर सेकंड। ये v से स्टार्ट है, वेलोसिटी से ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कौन सा, यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोस्तों, और एक आएगा एवरेज वेलोसिटी। सेम वही है, कुछ भी नहीं चेंज है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में, अगर कोई कार एक फिक्स डायरेक्शन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या है यूनिफॉर्म। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज, अगर पूरी जर्नी में, हम लोग बात करेंगे पूरी जर्नी में, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब मैंने कार को देखा, किसी कार को देखा, उस समय उसकी स्पीड कितनी थी दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वो फाइनली कहीं पहुंचा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जरा बताइए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लिखोगे v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी u प्लस v अपॉन में 2, यानी 50 प्लस 60 अपॉन में 2, इसका मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। बट साथ में क्या होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन भी होगा। सब कुछ सेम था, कुछ नहीं चेंज था, चेंज क्या था डायरेक्शन। उस डायरेक्शन ने स्पीड और वेलोसिटी को बहुत अलग कर दिया। ये कहां स्केलर क्वांटिटी, ये कहां वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमारी क्या हो सकती है सर, स्पीड हमारी पॉजिटिव ही होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी अब नेगेटिव भी हो सकता है, अब नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और जीरो भी था। देखो कितना चीज बदल गया सिर्फ डायरेक्शन बदल जाने से। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी भी खत्म। उम्मीद कर रहा हूं आप एंजॉय कर रहे होगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। त्वरण, इसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। त्वरण क्या है, बहुत रट्टा मारा होगा, मुझे मालूम है। जब आप क्लास 9-10 में होंगे तो खूब रट्टा मारा होगा, खूब फॉर्मूला याद किया होगा। कौन सा फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, या फिर अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो लिखा होगा त्वरण इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज, यानी वेग का परिवर्तन अपॉन में टाइम। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन में समय। देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी मांगूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा वक्त बीत गया, काफी टाइम हो गया इंग्लिश मीडियम पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ी सी मेरी इस वाले पोर्शन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा। तो त्वरण के लिए मतलब, त्वरण क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन पर यूनिट टाइम, यानी वेग परिवर्तन पर समय, पर टाइम में, पर समय कितना त्वरण बदल रहा है, कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो आपके त्वरण को बताता है।
सिंपल बोले तो v माइनस यू, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। और इस लाइन को क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट टाइम। तो अगर डिफाइन करने की बात करें तो लिख सकते हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मैं आज अपनी बाइक बहुत तेजी से चला कर लेके आया हूं। तो तेजी से कैसे चलाया होगा? जब आपने एक्सेलरेटर को घुमाया होगा। ये जो वर्ड आया है ना एक्सेलरेटर, यहीं से आया है। एक्सेलरेटर का वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेटर तेजी से घुमा तो क्या बदल गया? तो आप बोलोगे उसकी स्पीड बदल गई। यानी लगातार, ये बोला है चेंज इन वेलोसिटी, लगातार वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। मैंने घर से अपनी बाइक निकाली तो पहले वो बाइक किस पे थी? रेस्ट पे थी, वेलोसिटी थी 0। फिर कुछ देर के बाद किक मारा, आगे बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर, बहुत तेज चल रही है। अगला 20 मीटर पर सेकंड। सोच के बताओ, क्या आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है? सर दिखाई दे रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से। ऐसा अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है? गाड़ी पे आपने क्या किया? एक्सेलरेटर कर लगा रखा है, खूब जोर जोर से एक्सेलरेटर घुमा रहे हो। तो जितना आप एक्सेलरेटर घुमाओगे तो लगातार उसकी वेलोसिटी बदल रही है। देखो ध्यान से, टाइम वही 1 सेकंड था। 1 सेकंड के टाइम में पहले कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 20 मीटर। टाइम सेम रहा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया। अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लें तो आप क्या बोलोगे? गाड़ी धीरे चल रही है, तेज चल रही है? तो आपका आंसर पक्का यही होगा, गाड़ी तेज चल रही है। इसका मतलब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है दोस्तों? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है लगातार, लगातार टाइम टू टाइम, हर सेकंड लगातार किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाए तो इसका मतलब क्या है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। ऊपर क्या है दोस्तों? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या निकाली थी हम लोगों ने पीछे? मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या क्या था? सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बोल सकते हैं ms⁻²। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे सारे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। एसआई यूनिट के साथ साथ एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, पिछले इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों आया? आपके सामने है। अब देखो दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? स्केलर या वेक्टर? तो आप बोलोगे वेक्टर। वेक्टर का मतलब अगर मैं बोल दूं ये कि मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में है, और मैंने कहा इतना डिस्टेंस मान लो हम लोगों ने 2 सेकंड में कवर किया। मान लो मेरी जो स्पीड है वो 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रही है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों तो क्या मिलने वाला है? तो आप बोलोगे 2 से डिवाइड किया तो मिला क्या? 5, और ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन डिवाइड करने से क्या डायरेक्शन बदला? तो आपका जवाब होगा नहीं बदला। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर को जब हम लोग स्केलर से डिवाइड करते हैं ना तो वो वेक्टर ही रहता है। वो क्या रहता है? वेक्टर रहेगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये सिर्फ कह देता कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते। लॉजिक क्या था? वेक्टर एक वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम क्या था दोस्तों? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो हमें हमेशा वेक्टर मिलता है। तो यहां हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कंप्लीट, फॉर्मूला कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के टाइप। देखिए, एक्सेलरेशन दोस्तों पॉजिटिव भी होते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, और तीसरा
जीरो एक्सेलरेशन भी होता है। तीनों के एग्जांपल देता हूं। पहले मेरी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब जाकर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 10 से 20 होने में मान लो हमारा टाइम लगा 2 सेकेंड। क्या आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे? हाँ, बड़े आराम से। देखो, जब मैंने गाड़ी को देखा उस समय वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल 10, फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई? इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल वी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है एक्सेलरेशन निकालना है तो त्वरण में परिवर्तन देखिए, 10 से 20 हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा? 2। आंसर कितना आया दोस्तों? आंसर आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड के त्वरण से मेरी गाड़ी लगातार अपनी स्पीड बढ़ाई जा रही है। इस एक्सेलरेशन से मुझे क्या मालूम चल रहा है कि गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सोचिए, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो, खूब मस्त, एकदम कोई रेड लाइट नहीं, कोई बम्पर नहीं, कोई वो कुछ नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, गाड़ी बहुत तेज जा रही है। सडनली आपने क्या देखा? सडनली देखा कि सड़क को कोई क्रॉस कर रहा है। तो आप क्या करोगे? गाड़ी की स्पीड बढ़ा, एक्सीलेटर को और तेजी से घुमाओगे या ब्रेक लगाओगे? तो डेफिनेटली आप बोलोगे ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाते वक्त आपकी जो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी पहले, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे आपकी गाड़ी, सडनली आपने किसी को देखा सड़क पे, आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। ब्रेक लगाते लगाते आपकी स्पीड कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई दोस्तों? वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 20 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जरा बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। दोस्तों फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 और ये टाइम लगा कितना? 2 सेकेंड। मान लिया है तो आंसर क्या आएगा? -20 डिवाइडेड बाई 2 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया दोस्तों? -10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की स्पीड से। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस बार ड्राइवर जल्दी से ब्रेक दबा रहा है। और ब्रेक लगाने से स्पीड बढ़ती है या घटती है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा घटती है। सर क्या बात कर रहे हो आप, घटती है। तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग मंदन कहते हैं दोस्तों। क्लियर? अब बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन के लिए। अब थर्ड का एग्जांपल देखिए। मैं ए पॉइंट से, मतलब दिल्ली से चला और कहां गया था मैं? अमृतसर। दिल्ली से कहां चला? ये लिखा मैंने दिल्ली और ये लिखा मैंने अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर सड़क एकदम खाली स्मूथ। मेरी पूरी टाइम गाड़ी की जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। जब मैं घर दिल्ली पे था तब भी मेरी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जब मैं वहां पहुंचा तो भी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जरा बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी 60, फाइनल वेलोसिटी 60। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का डिफरेंस हो गया v माइनस यू। 60 माइनस 60 हो गया 0। तो जब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। दिल्ली से अमृतसर जाने में मान लो मैंने 5 घंटे लगा दिए, तो v माइनस यू की जब वैल्यू 0 हो गई तो टाइम कुछ भी रहे, आंसर तो 0 ही आने वाला है ना। इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, क्या? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मेरी गाड़ी चल रही है। कैसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कि मेरी जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कहीं नहीं बदल रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। कोई आपसे पूछे एक्सेलरेशन क्या है, तो ये फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी। लाइन क्या था? मैं लिख देता हूं, यहां लिखा है ना हम लोगों ने, या फिर यहां पे भी लिख दो। a इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम। थोड़ा सा हिंदी वाला फॉर्मूला चेक कर लेना, वेग परिवर्तन अपॉन में समय, कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक्सेलरेशन देगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम लोग एरो भी लगा सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव का मतलब लगातार आपकी स्पीड बढ़े दोस्तों तो पॉजिटिव, और लगातार आपकी स्पीड घटे तो नेगेटिव। अगर आपकी वेलोसिटी एकदम सेम रही पूरी जर्नी तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। हालांकि आपको डेरिवेशन इसके नहीं जानने, सिर्फ आपको फॉर्मूला जानना है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के सूत्र। हिंदी में बोलते हैं गति के सूत्र बोलते हैं ना। ठीक है, कौन कौन से हैं, 3 इक्वेशंस हैं दोस्तों, 3 बहुत इंपॉर्टेंट। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है ये, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दोस्तों। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं, यहां नोट कर लेंगे। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। जब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक गति, जब आपने किसी चीज को देखा उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कहलाती है प्रारंभिक गति, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। v हमारी होती है फाइनल, जहां उसको पहुंचना है उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। a क्या है दोस्तों, a हमारा एक्सेलरेशन है, t क्या है हमारा टाइम है दोस्तों। s यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, s यहां डिस्टेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। क्लियर है दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़े और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो इस चैप्टर में 3 ये फॉर्मूले, चौथा फॉर्मूला हमारा था एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। फिर हमारा एक फॉर्मूला था स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक फॉर्मूला था हमारा कौन सा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी मतलब v। क्या था फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला था हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए, v एवरेज। ये था हमारा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सारे फॉर्मूले हो गए। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, वो होगा ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा कैसे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।